गायत्री देवी बहुत ही चालाक औरत थी। वो हर वक्त अपना ही फायदा देखती थी, तो वही उसका पूरा परिवार बहुत लालची और बेशरम था। गायत्री देवी के दो बच्चे थे, बड़ा बेटा कमल और बेटी परी। गायत्री को अपने बेटे कमल की शादी करवानी थी। ऐसे ही अब गायत्री ऐसा रिश्ता अपने बेटे के लिए देख रही थी जहां उसके बेटे को खूब सारा दहेज मिले। ऐसे ही जब ये बात कमल को पता लगती है तो वो अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, क्या आप यहाँ वहाँ लड़कियाँ देखना शुरू कर रही हो? अरे मैं आपको कुछ बताने वाला था। वो मेरी ना एक सुमन नाम की गर्लफ्रेंड है और मैं उसी से शादी करूंगा। देखो, मुझसे इस बारे में बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बच्चों का क्या है, लव मैरिज के चक्कर में हम बूढ़े माँ बाप को दहेज का नसीब नहीं होने देते। अगर तुम्हें लव मैरिज करनी है ना, तो किसी ऐसी लड़की को फंसाना जो हमें खूब सारा दान दहेज दे सके। अरे माँ, पहले बात सुन लिया करो, उसके बाद कुछ बोला करो। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप जितना सोच रही हो ना, उससे दुगना दान दहेज मिलेगा आपको। ऐसी लड़की फंसाई है मैंने, देखने में भी बहुत सुंदर है और बहुत ही ज्यादा सीधी सादी है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत रईस खानदान से है। खूब सारा दहेज मिलेगा और मुझसे ना बेइंतहा मोहब्बत करती है। मेरे लिए अपने परिवार से लड़ भिड़ लेगी, लेकिन शादी मुझसे ही करेगी। क्या बोला तूने? खानदानी रईस? इसका मतलब कि खूब सारा दहेज आएगा यहाँ चलकर। तूने ये काम तो बहुत अच्छा किया। इस मामले में तू अपनी माँ के ऊपर गया है। तभी वहाँ पर गायत्री की बेटी परी आ जाती है। परी भी अपनी माँ और भाई की बात सुनने के बाद कहती है, अच्छा, तो किसी खानदानी रईस लड़की से शादी करने की बात चल रही है भैया की। इसका मतलब कि खूब अच्छा दहेज मिलेगा। मम्मी, मैं तो कहती हूँ बिना किसी देरी के उस लड़की को ना अपने घर की बहू बना ही लो, वरना ऐसी लड़कियों के बहुत सारे रिश्ते आते हैं। परी बिल्कुल सही कह रही है। मेरे बच्चे ना एकदम मेरी तरह हैं। बेटा कमल, तू मौका देख कर ना उस लड़की को एक बार मुझसे मिलवा दे। बाकी बातें तो हम बाद में कर लेंगे। गायत्री भी मान जाती है कमल की बात पर। ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब कमल अपनी गर्लफ्रेंड सुमन को अपनी माँ से मिलवाता है। गायत्री को सुमन पहली ही नजर में पसंद आ जाती है, क्योंकि सुमन खानदानी अमीर लड़की थी। ऐसे ही कुछ समय बाद सुमन भी अपने घर में कमल के बारे में बात करती है। दोनों परिवार वाले उन दोनों के रिश्ते के लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ ही समय बाद सुमन और कमल की शादी हो जाती है। सुमन बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। वह ससुराल में आने के बाद पूरे घर को अच्छे से संभालने लगती है। ऐसे ही एक दिन गायत्री सुमन से कहती है, बेटा, अब तेरी शादी को पूरे 7 दिन हो गए हैं और 8वें दिन बहू अपने मायके में होती है। हमारे यहाँ रिवाज है कि जब तू अपने मायके से वापस ससुराल आएगी ना, तो वापसी में अपने हाथों से कुछ मीठा बनाकर ससुराल वालों के लिए लेकर आएगी। और हाँ, रिवाज में ना सास को सोने का हार और ननद को सोने के झुमके और कुछ शगुन का छोटा मोटा सामान दिया जाता है ससुराल वालों को। और मैं तेरे माँ बाप को अगर ये बोलूंगी तो शायद उनको अच्छा न लगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि मैं दहेज मांग रही हूँ। इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बोलूं और ये रिवाज कैसे पूरा होगा। बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, जो भी रीति रिवाज है वो हमेशा पूरे होंगे। ऐसे ही 8वें दिन सुमन अपने मायके चली जाती है और मायके जाने के बाद गायत्री के बताए अनुसार वो सारे रीति रिवाज करती है जो उसे उसकी सास ने बताए थे। सुमन अपने ससुराल वापस आती है तो वो अपनी सास के लिए सोने का हार और परी के लिए सोने के झुमके और बाकी कुछ शगुन के सामान को लेकर आती है। ये सब देखकर गायत्री और परी दोनों बहुत ज्यादा खुश होती हैं। माँ, हमें तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मिली है। जब मन करेगा तब रीति रिवाज के नाम पर इनसे सामान निकलवाते रहेंगे। और क्या। अब ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब गायत्री बार बार सुमन से रीति रिवाज के नाम पर कुछ न कुछ मांगा करती। बेचारी सुमन बहुत ही ज्यादा सीधी सादी थी। वो कभी भी अपनी सास को कुछ नहीं कहती और बिना कुछ सोचे समझे अपनी सास की मांग को पूरी किया करती। ऐसे ही एक दिन परी के लिए एक बहुत ही बड़े घर का रिश्ता आता है और कुछ ही समय बाद परी का रिश्ता भी पक्का हो जाता है। पूरे घर में अब परी की शादी की तैयारियां चल रही थी। शादी में लड़के वाले गायत्री से दहेज की मांग करते हैं, जिस पर गायत्री कहती है, बड़े ही बेशरम लोग हैं। अरे रिश्ता पक्का होने से पहले तो ये कहा था कि कुछ भी नहीं चाहिए, और अब जब शादी का दिन नजदीक आ चुका है तो इन्हें दहेज चाहिए।
अब ऐसे मौके पे रिश्ता भी नहीं तोड़ सकती, वरना बदनामी होगी मेरी बेटी की। और अब तो किसी तरह से इनकी शादी करनी ही होगी। गायत्री किसी न किसी तरीके से दहेज का इंतजाम करती है और अपनी बेटी परी की शादी बड़े ही धूमधाम से करवा देती है। शादी के कुछ ही महीनों बाद परी को आए दिन उसके ससुराल में दहेज को लेकर तंग किया करते। अब जब ये बात गायत्री को पता चलती है तो गायत्री परी के सास से कहती है, बहन जी, अभी शादी को मुश्किल से 4 महीने हुए हैं। आप लोगों ने तो मेरी बेटी का जीना ही दुश्वार कर दिया है। अरे जितना दहेज आपको चाहिए था उतना दहेज तो मैंने आपको दे दिया। और कितना दहेज चाहिए? बेशर्मी की हद होती है। सबसे बड़ा दहेज तो बेटियां होती है, जो कि मैंने आपको अपनी पूरी बेटी दे दी। अब इससे बड़ा दहेज क्या दूं मैं आपको? बहन जी, दूसरों को ये शिक्षा देना बहुत आसान होता है। जब आपने अपनी बेटी की शादी एक रईस खानदान की लड़की से की थी, तब उन्होंने भी तो बहुत सारा दहेज दिया था ना। अब तो हमें भी सारी बातें पता लग गई आपके रिश्तेदारों से। तो जब दूसरों से दहेज लेने में मजा आया, तो देने में आपको क्यों दिक्कत हो रही है? परी की सास के ऐसे मुंह से शब्द सुनकर गायत्री को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। कहते हैं ना, जब खुद पर बीतने लगती है तभी इंसान को समझ आता है। और शायद अब गायत्री को अपनी गलती का एहसास होता है और वो परी की सास से कहती है, हाँ बहन जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। उस समय मेरे अंदर एक सास होने का गुमान था कि मैं एक सास हूँ, लड़के की माँ हूँ। मेरा जब जो दिल करेगा मैं वो मांग सकती हूँ एक बेटी की माँ से। लेकिन जब मैंने खुद की बेटी विदा करी, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं भी एक माँ हूँ। और भगवान ने समय का पहिया ऐसा घुमाया कि मुझे खुद अपनी गलती का एहसास हो गया। बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और शायद ये बात आपको भी समझनी चाहिए, और मुझे भी, क्योंकि मेरी भी एक बेटी है। कल को वो भी किसी और के घर में जाएगी, और अगर हम अपनी बहू के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो हमारी बेटी के साथ भी तो वैसे ही व्यवहार होगा जो हम बहू के साथ करते हैं। और मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी भी आगे से अपनी बहू के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूँगी। उसे जितना हो सके उतना खुश रखूंगी। इस तरह से गायत्री को अपनी गलती का एहसास होने लगता है और वो सुमन से जाकर माफी मांगती है और अपनी पूरी गलती को उसके सामने स्वीकार करती है। सुमन बहुत ही दिल की साफ थी। वो अपनी सास को बिना कुछ कहे माफ कर देती है, जिसके बाद गायत्री हंसी खुशी अपने परिवार के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ती है। सुमित्रा के 5 बेटे थे। सुमित्रा को अपने 5 बेटों पर बहुत गर्व था, और गर्व होता भी क्यों नहीं, आखिर उसके 5 ही बेटे फौज में जो थे। और सुमित्रा बहन, कब आ रहे हैं तुम्हारे 5 फौजी बेटे? क्या सोचा है तुमने इस बार अपने 5 फौजी बेटों की शादियों के बारे में? उनकी शादी करवाओगी या नहीं? अरे बहन, पहले मेरे 5 बेटों को आ जाने दो। मैंने कल ही बात की है। मेरे 5 बच्चे घर आ रहे हैं, वो भी 1 महीने की छुट्टी लेकर। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है सुमित्रा। अब तो बहन, तुम अपने 5 बेटों के हाथ एक साथ ही पीले कर दो। 1 महीने का कम समय नहीं होता। चट मंगनी पट ब्याह कर दो। अरे बहन, तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। मैंने तो अपने बेटों के लिए ना लड़कियां भी पसंद कर ली है, बस उनके आने की देरी है। सुमित्रा ने अपने 5 बेटों की शादी की पूरी तैयारियां कर ली थी। अगले दिन उसके 5 बेटे अमर, अमन, अनिल, रवि और प्रदीप घर आते हैं। और घर आते ही अमन अपनी माँ से बोलता है, माँ कहाँ हो आप? देखो आपके 5 नौजवान फौजी बेटे आ चुके हैं। अरे बेटा, तुम 5 मेरे आंखों का तारा हो। यहीं रुको अभी, मैं पहले तुम 5 की नजर उतारूंगी। लंबा सफर करके आए हो, पता नहीं कितनी बुरी नजरें लगी होंगी तुम 5 को। इतना बोलकर सुमित्रा अपने 5 बेटों की नजर उतारती है और उन्हें खाना खिलाती है। इसी तरह से पूरा दिन निकल जाता है और सुमित्रा अपने 5 बेटों को खूब लाड प्यार करती है। इतने दिनों बाद आए हो, कितने बड़े हो गए हो तुम 5। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना तुम 5 की शादी करवा दूं। माँ, हमें भी लगता है कि अब हम 5 भाइयों को शादी कर लेनी चाहिए। हाँ माँ, हम 5 ने तो अपने लिए लड़कियाँ भी पसंद कर ली हैं। हमारे आर्मी में ही हमारी गर्लफ्रेंड है। आपकी 5 बहुएं, वो भी फौजी हैं, आपके बेटों की तरह। क्या फौजी? अच्छा बेटा, क्या वो 5 भी 1 महीने की छुट्टी लेकर आई हैं? हाँ माँ, तभी तो हम बता रहे हैं ताकि आप जल्द से जल्द जाकर रिश्ते की बात कर सको। लड़की के घर वालों को ये रिश्ता मंजूर है। अब आप भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। सुमित्रा नहीं चाहती थी कि उसकी बहू भी फौजी हो, पर सुमित्रा अपने 5 बेटों के सामने कुछ नहीं कह पाती और अपनी 5 होने वाली फौजी बहू को देखने के लिए
उनके घर जाती है। माँ, कैसी लगी आपको अपनी 5 फौजी बहुएं? मेरी 5 होने वाली फौजी बहुएं बहुत सुंदर है, पर बेटा क्या मैं अपनी 5 बहुओं से अकेले में बात कर सकती हूँ? हाँ माँ, क्यों नहीं। आखिर ये 5 फौजी आपकी ही होने वाली बहुएं हैं। इतना बोलकर सुमित्रा अपनी 5 बहुओं को एक अलग कमरे में ले जाती है और उनसे कुछ बातें करती है। रीना, पूजा, सरोज और रजनी, तुम 5 बहुत ही सुंदर हो और मुझे खुशी है कि तुम 5 ही फौजी हो, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी होने वाली बहुएं फौजी हों। अगर तुम मेरे बेटे से शादी करना चाहती हो तो तुम्हें अपना ये काम छोड़ना होगा। क्यों माँ, आपके लिए तो गर्व की बात होनी चाहिए कि हम 5 आपके बहुएं फौजी हैं। हाँ, ये गर्व की बात है मेरे लिए, पर मुझे अपने घर में बहू चाहिए। आखिर मैंने 5 औलाद किस लिए जन्मा? ताकि मुझे बुढ़ापे में समय दे सकें वो लोग और मैं अपनी बहू के साथ समय बिताऊं। और मेरी 5 बहुएं फौजी होंगी तो मैं क्या करूंगी, किसके लिए रहूंगी? मैं नहीं चाहती कि मेरी बहुएं फौजी हों। सुमित्रा की 5 बहुएं उसकी उस शर्त को मान जाती है। अब बहुत जल्द सुमित्रा अपने 5 बेटों की शादी अपनी 5 होने वाली फौजी बहुओं से करवा देती है। शादी होने के बाद सुमित्रा की 5 बहू आर्मी छोड़ देती है और घर पर रहकर सुमित्रा की देखभाल करती है। माँ जी, अब तो आप खुश है ना? खुश तो होंगी ही ना, आखिर मेरी 5 फौजी बहुएं जो हैं और जो घर में रहकर मेरी सेवा कर रही हैं। माँ जी, हमें भी बहुत खुशी होती अगर हम आपकी सेवा के साथ साथ देश की भी सेवा कर पाते। बहू, मैंने पहले ही कह दिया था, अगर मेरे बेटों से शादी करनी है तो ये देशभक्ति छोड़नी होगी। और अगर अब भी तुम मेरे सामने वही बातें करोगी ना तो तुम्हारे लिए मेरे घर के दरवाजे खुले हैं। इस तरह से सुमित्रा अपनी 5 बहुओं को टाट देती है। अपनी सास की बातें सुनकर 5 बहू मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। समय यूं ही बीतता जाता है, पर सुमित्रा की 5 बहू के दिल से देश सेवा नहीं जाती। ऐसे ही एक दिन दीदी, आपने देखा कुछ आतंकवादियों ने हमारे देश में घुसपैठ कर दी जिसमें हमारे कई फौजी मारे गए। हाँ पूजा, मैंने सब देखा। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है, काश कि हम 5 भी बॉर्डर पर होते। दीदी, ये आप दोनों क्या कर रही हो? अच्छा है कि माँ जी यहाँ नहीं है। अगर उन्होंने हमारी बात सुन ली होती तो वो फिर से नाराज हो जाती। आप तो जानती हो ना हमने माँ जी की कौन सी शर्त मानी है। सही कहा रजनी, तुम ही टीवी बंद कर दो ताकि हम इन सब चीजों के बारे में सोच भी ना सके। 5 बहू आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी वहाँ सुमित्रा आ जाती है और अपने 5 बहुओं को टीवी चलाने के लिए कहती है। टीवी पर वही न्यूज चैनल चल रही होती है जो सुमित्रा की 5 बहुओं ने देखे थे। ये देखकर सुमित्रा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी 5 बहुओं से कहती है, मेरे 5 बेटे बॉर्डर पे हैं, भगवान मेरे बेटों को सही सलामत रखना। माँ जी, आप क्यों चिंता करते हैं? सब ठीक हो जाएगा, हमारे पतियों को कुछ नहीं होगा। ऐसा ही हो बहू, इसलिए तो मैंने तुम्हें नहीं जाने दिया। और मेरे 5 बेटे बॉर्डर पे अपनी जान हथेली पे लेकर लड़ रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बहुएं भी वहाँ हों। तुम 5 के अलावा मेरा है ही कौन? मेरे बेटे के साथ साथ मैं अपनी बहुओं को भी नहीं खोना चाहती, इसलिए मैंने तुम 5 के सामने ये शर्त रखी। सुमित्रा की बातें सुनकर सुमित्रा की 5 बहुओं को अपनी सास की इस शर्त का असली कारण पता चल जाता है, जिसके बाद वो 5 अपने दिल से देशभक्ति निकाल फेंकने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। मैं समझ चुकी हूँ माँ जी की शर्त को, क्यों उन्होंने हमसे ऐसा वचन लिया, पर मैं क्या करूँ? मैं एक फौजी हूँ और मेरे अंदर से मेरा देश प्रेम नहीं जा रहा। यही हाल मेरा भी है दीदी, काश कि मैं भी अपने देश की सेवा कर पाती, पर मैं माँ जी से कुछ नहीं कह सकती। और माँ जी के शर्त की असली वजह जानकर तो अब हम और कुछ नहीं कर सकते। मैं उनका दिल नहीं तोड़ सकती क्योंकि एक माँ के नाते उनका फैसला बिल्कुल सही था। इस तरह से 5 बहुएं एक साथ मिलकर अपने फौजी होने पर अफसोस करती हैं, क्योंकि वो 5 फौजी होकर अपने देश की रक्षा नहीं कर पा रही थी। 5 बहुएं आपस में बात कर ही रही थी कि तभी सारी बात सुमित्रा सुन लेती है और उसे एहसास होता है कि उसने कितना गलत किया है। मुझे माफ कर दो बहू, तुम 5 फौजी हो और तुम 5 का पहला कर्तव्य ये बनता है कि तुम अपनी देश की सेवा करो। मैंने तुम सबके सामने यही शर्त रखी और तुम मेरी वजह से ही देश की सेवा नहीं कर पा रही। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? ऐसा मत बोलिए। क्योंकि यही सच है, इसलिए मैं चाहती हूँ बहू कि मैं तुम 5 के पैर से ये बेड़ियां खोल दूं और अब तुम 5 आजाद हो
मेरे बेटों के साथ साथ अब तुम भी बॉर्डर पे जाके देश की सेवा कर सकती हो। मैं गर्व करती हूँ कि मैंने 5 बेटों के साथ साथ ऐसी फौजी बहुएं भी पाई हैं। इस तरह से सुमित्रा अपनी 5 बहुओं को अपनी शर्त और वचन से आजाद कर देती है, जिसके बाद सुमित्रा की 5 बहुएं एक बार फिर से तैयार होकर देश की सेवा करने के लिए बॉर्डर पर चली जाती है। रामपुर नाम के एक गांव में सुनसान रास्ते पर एक औरत जिसके खुले लंबे बाल होते हैं, वो अपनी टोकरी में कुछ मछलियां भरकर अपने सर पर रखकर गांव के अंदर जाती है। परंतु गांव के सभी लोग उस मछुआरन को देखकर तुरंत अपने अपने घर की खिड़की और दरवाजे बंद कर लेते हैं। ऐसे ही एक घर में रघु नाम का एक छोटा सा बच्चा होता है। जब वो मछली वाली को देखता है तो अपनी माँ से जिद करता है। माँ मछली ले लो ना, कितना टाइम हो गया मछली खाए। नहीं बेटा, हम इस औरत की मछली नहीं ले सकते। पर क्यों माँ? क्योंकि बेटा ये मछली वाली चुड़ैल है। रघु की माँ रघु को समझा ही रही होती है कि तभी सभी गांव वालों को उस चुड़ैल की जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। वो डरावनी हंसी सुनकर रघु बहुत डर जाता है और बिस्तर के अंदर जाकर सो जाता है। तो वहीं चुड़ैल के पैरों में बज रहे घुंघरू की आवाज तेज होती है और चुड़ैल, मैं मछली वाले आज फिर तुम सभी गाँव वालों के लिए मछली लेकर आई हूँ। चलो अब जल्दी से कोई आकर मुझसे मेरी मछलियाँ ले लो। इस तरह से बार बार चुड़ैल लोगों को मछली लेने के लिए बोल रही होती है, परंतु कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलता। जिसके बाद चुड़ैल बोलती है, अच्छा तो आज कोई मुझसे मछलियाँ नहीं लेगा, पर मैं तो ये मछलियाँ तुम गांव वालों को देकर ही जाऊंगी। देखती हूँ मैं भी आखिर कौन मुझसे ये मछलियाँ नहीं लेता। इतना बोलकर चुड़ैल रघु के घर का दरवाजा पीटती है। ये देखकर रघु की माँ बहुत डर जाती है, पर दरवाजा नहीं खोलती। जिसके बाद जोर से हवा चलती है और रघु के घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अब ना चाहते हुए भी रघु की माँ रघु को बचाने के लिए दरवाजे पर उसे आना पड़ता है और वो चुड़ैल से बोलती है, मुझे तुम्हारी मछलियाँ नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए? अब तुम गांव वालों के लिए इतनी सारी ताजी ताजी मछलियाँ लेकर आई हूँ और तुम कह रही हो कि तुम्हें मछलियाँ नहीं चाहिए। आखिर मेरी मछलियों को खाओगी नहीं तो भला जिंदगी भर के लिए कैसे पछताओगी? पर मेरे घर में कोई मछलियाँ नहीं खाता, हम सब शाकाहारी हैं। पर मैं जिस घर के दरवाजे पर खड़ी होती हूँ उसको मुझसे मछलियाँ लेनी ही होती है। अगर वो मेरी मछलियाँ नहीं लेता तो मैं उसकी जान ले लेती हूँ। नहीं मैं ले लेती हूँ तुमसे तुम्हारी मछलियाँ, तुम बस हमें बख्श दो। ठीक है तो बताओ कौन सी वाली मछली दूँ मैं तुम्हें? कोई सी भी दे दो। जिसके बाद चुड़ैल अपनी टोकरी में से एक मछली निकालकर रघु की माँ को पकड़ा देती है। रघु की माँ जैसे ही मछली लेने के लिए अपने हाथ आगे करती है, चुड़ैल उसके दोनों हाथ काटकर अपनी टोकरी में रख लेती है और हंसते हुए टोकरी लेकर हवा में उड़ जाती है। तो वही रघु अपनी दोनों माँ के हाथ कटे देखकर बहुत रोता है और सभी गांव वालों को बुलाता है, परंतु कोई भी चुड़ैल के डर से बाहर नहीं आता। जब चुड़ैल वहाँ से चली जाती है तब सभी गांव वाले रघु की माँ को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और अगली सुबह मंदिर के पुजारी से बोलते हैं, पुजारी जी अब आप ही को कुछ करना होगा। इस चुड़ैल का आतंक तो हमारे गांव पर बढ़ता जा रहा है। अब हम इससे मछली ले तो भी ये हमारी जान ले लेगी और हम अगर इससे मछलियां ना भी ले तो भी ये हमारी जान ले लेगी। मैंने तुम गांव वालों को पहले भी कहा था, कोई भी बुरी शक्ति माता रानी के दर पर नहीं आ सकती। यदि वो चुड़ैल किसी भी तरह से माता रानी के पवित्र द्वार पर आ जाए
तो उसका अंत होना निश्चित है। बस तुम गांव वाले किसी भी तरह से उस चुड़ैल को माता रानी के दर पर ले आओ। जिसके बाद सभी गांव वाले रात होने का इंतजार करते हैं और जैसे ही रात होती है गांव की महिला पुष्पा गांव के बीचों बीच खड़ी हो जाती है। अब हमेशा की तरह चुड़ैल मछली लेकर गांव में आती है और पुष्पा को देखकर बड़ी खुश हो जाती है। जिसके बाद पुष्पा चुड़ैल को देखकर बोलती है, आज मैं तुम्हारी सारी मछलियाँ ले लूंगी, अपनी मछलियाँ लेकर मेरे पीछे आ जाओ। अभी आती हूँ। चुड़ैल पुष्पा के पास जाने लगती है। ये सब देखकर पुष्पा वहाँ से भागने लगती है। पुष्पा को भागता देख चुड़ैल अपनी मछलियाँ लेकर पुष्पा के पीछे जाती है और इसी तरह से पुष्पा हिम्मत करके भागते भागते चुड़ैल को मंदिर के दरवाजे पर ले आती है। जिसके बाद चुड़ैल पुष्पा से बोलती है, खुद बुलाकर खुद ही भाग रही थी तो खुद को बहुत ज्यादा तेज समझती है। अब तो मैं तेरी जान ही लेकर जाऊंगी क्योंकि तूने मुझे बहुत भगाया। इतना बोलकर चुड़ैल अपने हाथों को लंबा कर लेती है और पुष्पा की गर्दन पकड़ने लगती है, पर उससे पहले ही पुष्पा मंदिर के अंदर भाग जाती है और चुड़ैल भी मंदिर के अंदर कदम रख लेती है। जैसे ही चुड़ैल मंदिर के अंदर कदम रखती है उसके शरीर में आग लग जाती है। ये देखकर सभी गांव वाले अपने घरों से बाहर निकलते हैं और वो चिल्लाते हुए सबसे बोलती है, ये तुम गांव वालों ने अच्छा नहीं किया। मैं वापस आऊंगी और इस बार तुम सभी गांव वालों को एक साथ खत्म करूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और गायब हो जाती है। इसके बाद सभी गांव वालों को मछली वाली चुड़ैल से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है और सब एक बार फिर से अपने गांव में खुशी खुशी जिंदगी जीने लगते हैं।